जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आर के एम एकेडमी पे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम यूनिट 2 के अंतर्गत एक नया टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बाल विकास की अवस्थाएं। अच्छा, यूनिट 2 के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे मैंने आपको जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दिया था और उसी में मैंने आपको बाल विकास के बारे में भी समझाया था। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए इसके अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। और मुख्य रूप से यहाँ पे आपको जो है 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे और समझते हुए चलते हैं वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मानव जीवन का जो सामान्य वर्गीकरण है, ठीक है, वो आपका जो है 7 अवस्था में किया जाता है। जैसे कि आपका पहला अवस्था होता है गर्भावस्था, यानी कि प्री नेटल स्टेज, 0 से जन्म तक, ठीक है। यानी कि जब 0 वर्ष कहने का मतलब ये है कि जब गर्भधारण होता है तब से लेकर जन्म तक, उसी को हम लोग जो है वो गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। फिर आपका आता है जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक शिशुआवस्था, यानी कि इन्फेंसी स्टेज। फिर आपका तीसरा में आता है बाल्यावस्था, जो कि 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक रहता है। कोई कोई किताब में आपको जो है बाल्यावस्था का उम्र 5 से लेकर 12 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 6 से लेकर 12 देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पे भी आपका वही चीज़ देखने को मिलता है शिशुअवस्था में, जन्म से लेकर 5 वर्ष और कभी कभी आपका जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष देखने को मिलता है। इसी कारण से मैंने 5 और 6 दोनों को शामिल कर दिया है। ओके। चौथा जो अवस्था है वो है आपका किशोरावस्था, और ये जो इसके जो उम्र है, आयु है, वो आपका 12 से लेकर 18 वर्ष, ठीक है। उसके बाद आपका आता है युवावस्था, यानी कि यूथ स्टेज, जो कि आपका 18 से लेकर 25 तक चलता है। उसके बाद फिर आपका आता है प्रौढ़ावस्था, जो कि आपका 25 से लेकर 55 तक चलता है। और लास्ट में आपका आता है वृद्धावस्था, जो कि आपका 55 से लेकर मृत्यु तक चलता है। तो मुख्यतः 7 अवस्थाओं में जो है वो बांटा जाता है मानव जीवन को। लेकिन आपके सिलेबस में केवल और केवल 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना होता है। एक आपका गर्भावस्था, दूसरा शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये चारों अवस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है और यहीं से आपके एग्जाम में सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन इन अवस्थाओं को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्री नेटल स्टेज, यानी कि गर्भावस्था किसे कहते हैं। तो देखिए, गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। द स्टेज फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज कॉल्ड द प्री नेटल स्टेज। और इसका जो समय होता है, अवधि जो होता है वो 9 महीने यानी कि 280 दिन का होता है। इसके बारे में आप सभी को पता होगा। अब गर्भावस्था को 3 प्रमुख चरणों में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो अवस्था है उसे कहते हैं बीजावस्था, जो कि 0 से लेकर 2 सप्ताह तक होता है। उसके अलावा दूसरा होता है आपका भ्रूणावस्था, जो कि आपका 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक होता है। फिर आपका तीसरा जो चरण है वो है आपका गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जो कि आपका 2 माह से लेकर जन्म तक होता है। ओके। अब बीजावस्था में जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बीज के जैसा जो है यहाँ पे बीज के समान बालक जो है वो दिखाई देता है। बालक एक बीज के समान यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था है, शुरुआती अवस्था है। गर्भाधान के बाद जो अवस्था होती है उसी को यहाँ पे बीजावस्था कहते हैं। तो बीज के जैसा जो है वो बहुत छोटा सा वहाँ पे इसकी संरचना दिखाई देती है। इसके बाद आपका जो है वो समय बीतता है 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक। तो ये आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज इसको कहेंगे, और यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, फास्ट जो है विकास देखने को मिलता है। उसके बाद फिर समय बीतता है। फिर आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइड साइड में फिगर भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो इस तरह से आप लोग जो चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आपका फेटल स्टेज आता है, जो कि आपका 2 महीना से लेकर जन्म तक होता है। और यहाँ पे जो विकास देखने को मिलता है वो आपका सिर से पेड़ की ओर विकास देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो है वो पूरा बच्चा धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये है आपका प्री नेटल स्टेज। अब यहाँ पे तीनों के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे दिया कि गर्भावस्था को 3 प्रमुख चरणों में बांटा जाता है। थोड़ा सा और भी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, जो साइंस का स्टूडेंट होंगे उनको और भी अच्छे से पता होगा एम्ब्रियो के बारे में। तो यहाँ पे जो भ्रूणावस्था है, तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि जो आपका एम्ब्रियो होता है वो बेसिकली 3, ठीक है,
3 परतें उनमें पाई जाती हैं, 3 लेयर का वो बना होता है। तो फर्स्ट लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म, दूसरा लेयर को कहते हैं मीसोडर्म और तीसरा लेयर को कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, ये याद होना चाहिए। एक्टोडर्म क्या होता है? ये बाहरी परत है, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसका बाहरी परत है और जिससे त्वचा और बाल का निर्माण होता है। मीसोडर्म क्या है? यह मध्य परत होता है जिससे बालक की मांसपेशियों का निर्माण होता है। एंडोडर्म क्या है? यह आंतरिक परत है जिससे मस्तिष्क और हृदय का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा। तीसरे माह में शिशु की जो स्वाद इंद्रियां होती है, ठीक है, इसके अलावा स्वाद इंद्रियां कह लीजिए, टेस्ट बड, इसके अलावा अगर मुख, नाक, कान का विकास जो प्रारंभ हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है तीसरे माह तक। ठीक है, 3rd महीने तक जो वो ये चीज़ें आपको देखने को मिलने लगती हैं। तो ये आपका कुछ बेसिक जानकारी था। अब चलते हैं आपका शिशुअवस्था। गर्भावस्था के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दे दिया। अब है आपका शिशुअवस्था और इसका जो अवधि है वो है आपका जन्म से लेकर 6 वर्ष। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। 6 साल का बच्चा है, ठीक है, जन्म से 6 साल, तो उतना वो जो है वो चीज़ों को नहीं कर पाता है, पूरा जो है ये माता पिता के ऊपर डिपेंड रहता है। और इस अवस्था को हम लोग जो है टॉय एज के नाम से जानते हैं, खिलौने की अवस्था। बच्चा हमेशा खेलता रहता है, खिलौने से खेलता है। आत्म प्रेम की भावना का ये समय होता है, यानी कि बच्चा खुद से प्रेम करता है। इसके अलावा बालक स्वार्थी होता है, स्व केंद्रित होता है और अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी कि जो वो बड़ों को करते हुए देखेगा वही सीखेगा। ठीक है, यानी कि इमिटेशन, अनुकरण करके जो है वो चीज़ों को सीखता है। यह भावी जीवन की आधारशिला होती है और सीखने का आदर्श काल होता है। तो यहाँ पे जितना भी जो है आपको नाम देखने को मिल रहा है वो सभी नाम इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि शिशुअवस्था का और नाम पूछा जाता है, जैसे कि खिलौने की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो शिशुअवस्था को। जीवन का आधारशिला, भावी जीवन का आधारशिला किसे कहा जाता है? शिशुअवस्था को। सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? तो शिशुअवस्था को। तो ये सब जो है वो अन्य नाम है जो कि आपको पता होना चाहिए और यहाँ से सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जब बच्चा इस अवस्था में रहता है तो उसको सिखाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं? तो एक है आपका किंडरगार्टन, इसके अलावा है आपका खेल विधि और मॉन्टेसरी विधि। तीनों विधि का नाम आपको पता होना चाहिए। किंडरगार्टन, खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि। ओके, 3 विधि के माध्यम से शिशुअवस्था के बच्चों को सिखाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे और भी अन्य नाम हैं जिसको मैंने यहाँ पे अलग से शामिल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ये सब नाम भी देखने को मिलता है। जैसे कि इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर डिपेंड रहता है, ठीक बात है। खिलौने की अवस्था होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है, स्वार्थी व स्व केंद्रित होता है, कल्पना जगत में विचरण करता है, बच्चा हमेशा कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, सीखने का आदर्श काल होता है, नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि आपका जो है शिशुअवस्था में बच्चे सही और गलत का पहचान नहीं कर पाते हैं, नैतिकता का अभाव होता है। भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। शिशुअवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका पूर्ण शिशुअवस्था, मध्य शिशुअवस्था, उत्तर शिशुअवस्था। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण नहीं है, पूर्व होगा, पूर्व शिशुअवस्था, जो कि आपका 0 से 2 वर्ष है, 2 से 4 वर्ष है, 4 से 6 वर्ष है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब देखिए शिशुअवस्था में जो मानसिक विकास है, जो सामाजिक विकास है और जो संवेगात्मक विकास है, उससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए एक विद्वान है जिसका नाम है सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन। तो इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। तो कभी कभी स्टेटमेंट वाले सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सोरेनसन का कहना था कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी जो शक्तियाँ हैं वो चेंज होता जाता है, उनका जो मानसिक क्षमता है वो बदलता जाता है। इसके अलावा जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, यानी कि खाली कागज के समान होता है जिस पर वह अनुभव लिखता है। इस अवस्था में शिशु रोना, चौंकना जैसी मानसिक क्रियाएं करता है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि नवजात शिशु का जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अनुभव लिखता है? तो जॉन लॉक का। तो ये सब स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ याद रखना है।
अब है आपका शिशुअवस्था का सामाजिक विकास कैसे होता है। तो देखिए, प्रारंभ में बालक की देखरेख माँ के द्वारा होती है। उस समय माँ ही उसका समाज होता है, क्योंकि छोटी अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, बाहर तो निकलते नहीं है। जो भी है वो घर में रह के सीखते हैं, तो घर ही, परिवार ही उसका जो है क्या है, समाज है। शिशु जन्म से 2 वर्ष की अवस्था तक स्वार्थी व स्व केंद्रित होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी। वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता है। तो यह स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने ये बात कहा था कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी है ना असामाजिक प्राणी। तो आपको बताना होगा क्रो एंड क्रो, ठीक है। ये आपका विद्वान का नाम है। इसके अलावा अगर संवेगात्मक विकास के बारे में बात किया जाए तो शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्यों से संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। यानी कि अपने परिवार से, अपने से बड़ों लोगों को यहाँ पे अनुकरण करता है, ठीक है। जैसा वो यहाँ पे इमोशन दिखाएंगे, इमोशन प्रकट करेंगे, वैसा ही बच्चा सीखेगा। इसीलिए उसे उन सभी बातों से डर लगता है जिनसे परिवार लोगों को डर लगता है। जोन्स के अनुसार 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता, क्योंकि वो सांप के बारे में उतना नहीं जानता कि सांप काटेगा, उस पर जहर होता है, वो काटेगा तो इंसान का डेथ हो जाता है। तो उतना जानकारी उसको पता नहीं होता है, इस कारण से वो नहीं डरता है। लेकिन उसमें भय का विकास नहीं हुआ होता है, क्योंकि उसमें उस टाइम जो भय का विकास नहीं हुआ होता है। और घर वगैरह में भी आप देखते होंगे कि छोटा जो बच्चा होता है ना, वह छोटा बच्चा वो क्या करता है, कीड़ा मकोड़े को पकड़ने लगता है, ठीक है। उनको पता नहीं होता है, भय का विकास नहीं होता है, तो वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को पकड़ने लग जाता है, ठीक है, बिना डरे हुए। तो वही बात है कि 2 साल के बच्चे को जो है यहाँ पे सांप वगैरह से डर नहीं लगता है, कीड़े मकोड़े से डर नहीं लगता है, क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ होता है और ज्ञान के अभाव के कारण। ओके। 3 वर्ष की आयु में वह अकेले रहने, पशुओं से तथा अंधेरे से डरने लगता है। तो वो समय की बात है। तो ये सब कुछ यहाँ पे जो है वो पॉइंट थे जिनके बारे में आपको याद रखना है। अब है आपका शिशुअवस्था के महत्वपूर्ण कथन। कुछ और भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वैलेंटाइन का कहना है कि शिशुअवस्था जो होता है वो आपका सीखने का आदर्श काल होता है, ठीक है। सीखने के लिए आपका बेस्ट अवस्था होता है। इसके अलावा रूसो का कहना है कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रो एंड क्रो का कहना है कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना असामाजिक। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जोन्स के बारे में भी बता दिया कि 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता, लेकिन 3 वर्ष में वह अंधेरे से डरता है। तो वही सब बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब आगे है बाल्यावस्था। तीसरा जो अवस्था है वो है आपका चाइल्डहुड स्टेज, और इसकी जो आयु होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है। शिशुअवस्था के बाद की अवस्था, जिन्हें मानव विकास के दूसरी अवस्था कहते हैं, ठीक है। जन्म के बाद ये आपका दूसरी अवस्था है। बाकी गर्भावस्था क्या था, वो तो जन्म से पहले की अवस्था थी, है ना। तो ये आपका जन्म के बाद दूसरी अवस्था है। इसके कुछ उपनाम हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु, जनरली जो बच्चा है वो इसी आयु से स्कूल जाना स्टार्ट करता है। खेल की आयु कहा जाता है। टेंडेंसी टू कलेक्ट, यानी कि चीज़ों को संग्रह करना बच्चे सीखते हैं, चीज़ों को संग्रह करने लगते हैं। समूह, दल, टोली की आयु कहा जाता है। गैंग या टीम एज कहा जाता है। बिना काम के भ्रमण की प्रवृत्ति, यानी कि बिना कोई काम का इधर उधर बच्चा भटकते रहता है। तार्किक चिंतन की अवस्था, यानी कि यहाँ पे जो है वो बच्चा थोड़ा बहुत लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, क्योंकि 6 से 12 साल के बारे में बात किया गया है। तो कब, लगभग ये 10-11 साल का होने लगता है, ठीक है, लास्ट वाला में कहें तो। यानी कि बाल्यावस्था, जब उत्तर बाल्यावस्था में होगा तब बच्चे के दिमाग में थोड़ा थोड़ा तार्किक चिंतन जो है आने लगता है। बाल्यावस्था को यहाँ पे 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 8 साल, मध्य बाल्यावस्था 8 से 10 और उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12। तो तार्किक जो क्षमता है, तार्किक लॉजिकल जो रीजनिंग है वो आपका यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था में। इसके अलावा और भी आपका कुछ उपनाम है। सभी उपनाम का मैंने लिस्ट यहाँ पे दे रखा है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो काम आएगा ही आएगा। सीटेट का एग्ज़ाम जब आप दीजिएगा उस समय भी ये वाला आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे भी इससे रिलेटेड सवाल जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, और ये जो बात है वो आपका कॉल एवं बूस के द्वारा कहा गया था। कॉल एवं बूस यानी कि ये एक विद्वान का नाम है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, तो कॉल एवं बूस ने।
इसके अलावा जीवन का निर्माणकारी काल है, फॉर्मेटिव पीरियड है, और ये बात किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने। समाजीकरण का काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। ठीक है, बाल्यावस्था को समाजीकरण का काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। इसके अलावा क्षम्य या मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। वैचारिक अवस्था का काल, शिक्षा का कठिन काल, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, समूह दल टोली की आयु, बिना काम के भ्रमण घूमने की प्रवृत्ति, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, संग्रह करने की प्रवृत्ति यानी कि चीज़ों को संग्रह, जैसे कोई कार्ड हो गया, आपने देखा होगा मार्बल्स वगैरह, गोली जिसको कहते हैं, तो वो सब वो बच्चा क्या करने लगता है? संग्रह करता है, कलेक्ट करना शुरू कर देता है। नैतिक गुणों का विकास होता है धीरे धीरे। तार्किक चिंतन की अवस्था, गंदी अवस्था, तो इसी को हम लोग जो है यहाँ पे, ये सब उपनाम है बाल्यावस्था को, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ उपनाम है जिसके बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया कि अनोखा काल आपका कॉल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया है। जीवन का निर्माणकारी काल आपका सिगमंड फ्राइड, किलपैट्रिक ने कहा है। समाजीकरण का काल रॉस ने कहा है आपका कि ये आपका स्यूडो एंड फॉल्स मैच्योरिटी वाला एज होता है। तो यहाँ पे ये जो चारों है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने अलग से लिख दिया है। ओके, अब बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है? मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो देखिए यहाँ पे आयु के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ ना कुछ परिवर्तन बच्चों में देखने को मिलता है। क्रो एंड क्रो का कहना है कि 6 वर्ष तक मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है बच्चों में। ठीक है, तो बाल्यावस्था मैंने अभी आपको बताया कि 6 से 12 साल। तो छठा जो वर्ष होता है ना, उसमें बच्चा क्या करता है? जनरली आपका 14 से 15 तक गिनती सुना सकता है, चित्रों को देखकर वर्णन कर सकता है। 7वां साल में आपका वस्तुओं में वो अंतर बताने लगता है, किसी दो चीज़ में क्या डिफरेंस है उसके बारे में वो जानकारी दे सकता है। 8वां साल में छोटी कविता याद कर सकता है। 9वां साल में आपका दिन, समय, दिनांक, सिक्के की पहचान करना वो स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा आपका यहाँ पे जो है 11वां साल, तो 11वां साल में आपका जो है तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति, ये सब जो बच्चों में डेवलप होने लगती है। 12वां साल में आपका जो है समस्या समाधान क्षमता, देखी फिल्म का 70% बातें याद रखना, तो ये सब गुण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाला आपको जो है याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा वर्ष में कौन सा गुण डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस जानकारी के लिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपके सिलेबस में था इसी कारण से मैंने आपको जो बता दिया, बाकी यहाँ से सवाल जो है वो नहीं बनता है। ओके, अब देखिए आगे है आपका बाल्यावस्था में सामाजिक व संवेगात्मक विकास। तो सामाजिक विकास कैसे होता है? तो देखिए हरलॉक के अनुसार, हरलॉक एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक यानी कि कहने का मतलब विद्वान है, मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने कहा है कि बालक का जो व्यक्तित्व है वो एक्सट्रोवर्ट होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो है बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं उनका जो पर्सनैलिटी है वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। आपने सुना होगा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो है वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, नए मित्र बनाना शुरू कर देता है, समूह का सदस्य बनना, खेल भावना का विकास करना, लोगों से घुलना मिलना, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साहस, न्याय और नेतृत्व के गुणों का विकास होना, तो ये आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है बाल्यावस्था में। संवेगात्मक विकास में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी? तो देखिए यहाँ पे ना बच्चे के इमोशन को समझने के लिए कहा जाता है कि प्राइमरी जो स्कूल होते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा महिला टीचर को रखा जाता है। आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं तो बेसिकली वहाँ पे जो है प्राइमरी क्लास में महिला टीचर को ज़्यादा रखा जाता है। इसके पीछे वजह यही है कि वो जो है बच्चों के इमोशन के साथ रिलेट करे, ठीक है, उनके इमोशन को समझ सके। तो ये वाला याद रखिएगा कि प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापक होनी चाहिए, क्योंकि बालक के लिए माता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो वो इमोशन को जो अच्छे से समझ पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो अगला अवस्था है वो है आपका किशोरावस्था। ठीक है, जो कि जिसकी जो आयु है वो आपका 12 से 18 वर्ष रहता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो शब्द है आपका एडोलेसेंस। ठीक है, तो ये जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द से लिया गया है। और ग्रीक में एक शब्द हुआ करता है एडोलेसियर, एडोलेसियर, यहाँ से आपका जो है वो ये शब्द आया है। और एडोलेसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की ओर बढ़ना। और ये जो आपका समय है
वो आपका बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रमण काल है, यानी कि उसके बीच का समय है। ठीक है, तो यहाँ पे आप युवावस्था भी कह सकते हैं, युवावस्था कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जो आपको 7 अवस्था के बारे में बताया था वहाँ पे आपका किशोरावस्था के बाद युवावस्था था। ठीक है, तो वो कहना सही होगा। बाकी अगर सवाल में ये आता है तो ये भी आप कह सकते हैं, यानी कि दोनों के बीच का ही आपका समय है। तो यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का जो है संधि या संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल पीरियड है, तो याद रखिएगा। इसका जो जनक है यानी कि किशोरावस्था को जो जनक है वो स्टेनले हॉल को कहा जाता है, स्टेनले हॉल को। एक बात है यहाँ पे स्टेनले हॉल के बारे में कि इन्होंने 1904 में एडोलेसेंस नामक किताब लिखी है। ठीक है, एक किताब लिखी है 1904 में जिसका नाम था एडोलेसेंस, और इसमें इसके बारे में जो इसकी विशेषताओं के बारे में जिक्र किया हुआ है। किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वे अचानक होते हैं, ये जो स्टेटमेंट है वो इन्हीं का कहना है। ठीक है, स्टेनली हॉल का ही कहना है कि किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वे अचानक देखने को मिलते हैं। और आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जैसे ही बाल्यावस्था समाप्त होता है किशोर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि लड़के अगर हुए तो उनका दाढ़ी वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, बियर्ड वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने नोटिस किया होगा। चेहरे वगैरह में पिंपल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है वो अचानक परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है। किशोरावस्था के विशेषताएं हैं, तो प्रमुख विशेषताएं में आपको याद रखना होगा कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल कहा है, पीरियड ऑफ प्रेशर, स्टॉर्म, कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है? स्टेनले हॉल का। पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल किसके द्वारा कहा गया है? तो स्टेनले हॉल के द्वारा। इसके अलावा जीवन का सबसे कठिन काल, तो जीवन का सबसे जो कठिन काल है वो आपका किलपैट्रिक ने कहा है। किसको कहा है? किशोरावस्था को। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, तो आपको जवाब देना है किशोरावस्था। अगर पूछ लेगा कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, तो किलपैट्रिक ने। बसंत ऋतु और नया जीवन, तो ये बात किसने कही है? कॉल एवं ब्रूस ने। ठीक है, किशोरावस्था को बसंत ऋतु और नया जीवन किसने कहा है? कॉल एवं ब्रूस ने। देशभक्ति और समाज सेवा की भावना आपको यहाँ पे देखने को मिलती है किशोरावस्था में। इसके अलावा हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप कहने का मतलब ये है कि किसी को अपना जो है यहाँ पे आइडियल मानकर उनको मतलब कि फॉलो करना। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, किशोर क्या करते हैं, किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं, किसी फिल्म एक्टर को अपना हीरो मान लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। किसी क्रिकेटर को अपना यहाँ पे आइडियल मान लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो हीरो वर्शिप यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे दिवा स्वप्न देखने को मिलता है, यानी कि इमेजिनेशन और डे ड्रीमिंग होते हैं। बच्चे दिन में भी सपने देखते हैं, अच्छे खासे जो है यहाँ पे ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। दिवा स्वप्न कहने का मतलब वही है कि डे ड्रीमिंग यहाँ पे वो करते हैं। इसके अलावा है आपका सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण। तो आपने देखा होगा कि जो आपका हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन है वो आपको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। लड़की लड़का के प्रति, लड़का लड़की के प्रति जो है वो यहाँ पे अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे जो किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके उपनाम हैं। ये उपनाम भी आपको पता होना चाहिए, हालांकि जो इम्पोर्टेंट वाला था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नया जीवन का काल कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। परिवर्तन का काल, यानी कि परिवर्तन का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शारीरिक परिवर्तन है वो आपका यहीं पे देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टेनले हॉल ने कहा है कि इसे दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल कहा है। किलपैट्रिक के द्वारा जो है वो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। बसंत ऋतु समायोजन का अभाव होता है, यानी कि यहाँ पे बच्चे जो है एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, एडजस्टमेंट जो है वो जल्दी नहीं कर पाते हैं। देशभक्ति की भावना यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो उनका इमोशन है, जो संवेग है, वो आपका जो है वो स्टेबल नहीं रहता है, हमेशा अस्थिर रहता है। ठीक है, मन विचलित रहता है। हीरो वर्शिप का गुण देखने को मिलता है। डे ड्रीमिंग का प्रवृत्ति देखने को मिलता है। इसके अलावा बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि संक्रमण काल है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बालक बालिका विपरीत लिंगों के प्रति रुचि रखते हैं। तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है, यहाँ पे भी बच्चे जो है वो तार्किक चिंतन करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था होती है। समाज सेवा की भावना आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा जाता है: पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18। तो इतना जानकारी जो है आपको किशोरावस्था के बारे में पता होनी चाहिए।
अब यहाँ पे किशोरावस्था के कुछ यहाँ पे शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि अगर शारीरिक विकास के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे हड्डियाँ और दांत के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है। जैसे कि यहाँ पे हड्डियाँ जो है वो समय के साथ जुड़ने लगती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बचपन में बालक में जो हड्डियाँ होती है वो 300 के करीब होता है, और जब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं तो यहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ के वो 206 हो जाती है। तो अस्थिकरण के प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलता है, ओसिफिकेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है, और ये आपका जो यहाँ पे टोटल 206 हड्डियाँ हो जाती है। 28 यहाँ पे परमानेंट टीथ जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो मस्तिष्क का जो भार है वो आपका 1400 ग्राम तक देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो शारीरिक लंबाई है, ठीक है, 15 वर्ष तक लड़कियों का भार अधिक होता है, लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक और लड़कियों की 16 वर्ष तक बढ़ती है। तो ये सब याद रखिएगा। हाइट के बारे में बात किया गया है कि मैक्सिमम केस में जो है देखा गया है कि जनरली जो लड़कों की जो लंबाई है, हाइट जो है वो 18 साल तक बढ़ती है। उसके बाद भी हल्का फुल्का बढ़ सकता है 1-2 इंच, लेकिन जनरली जो है आपका 18 साल तक ही बढ़ता है उसके, और लड़कियों का जो है वो 16 साल तक। कल्पना शक्ति के बारे में अगर बात करें तो स्मृति और कल्पना शक्ति का तीव्र विकास होता है, इमेजिनेशन का विकास होता है, और बच्चे यहाँ पे जो है वो इमेजिनेशन करके कविता कहानी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो है इसका मानसिक विकास है, कल्पना शक्ति। और ये आपका हड्डियाँ, मस्तिष्क का भार, शारीरिक लंबाई, ये सब आपका जो है शारीरिक विकास के बारे में जानकारी था। अब है आपका सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं। जैसे कि किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं वो समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा होती है, ठीक है। कहने का मतलब अपने दोस्त के प्रति, अपना जो दोस्त का जो ग्रुप है उसके प्रति आपको अत्यधिक निष्ठा देखने को मिलती है, वो लॉयल रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दबाव और संघर्ष का काल होता है। यहाँ पे आप अक्सर देखते होंगे कि आपका जो यहाँ पे सोच है, जो विचार है, वो आपके माता पिता से यहाँ पे मैच नहीं खाते हैं, ठीक है। माता पिता के जो उपदेश हैं, जो उपदेशात्मक व्यवहार के कारण वैचारिक मतभेद आपको देखने को मिलता है। माता पिता आपसे कुछ और कहेंगे, आप कुछ और कीजिएगा। बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासित होते हैं, माता पिता के बातों को, प्रत्येक बातों को सुनते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि वे लोग जो है हमेशा अपने अकॉर्डिंग, अपने मन की काम करते हैं, ठीक है। जो उनको मन करता है, दिल करता है, वही काम करते हैं, किसी के बातों को नहीं सुनते हैं, ठीक है। आगे है आपका भावी जीवन की चिंता। तो आपने देखा होगा कि किशोरावस्था के दौरान जो है वो बच्चे अक्सर चिंतित रहते हैं अपने व्यवसाय को लेकर, परीक्षा को लेकर, शादी और धन के प्रति जो वो हमेशा चिंतित रहते हैं। अपने करियर के प्रति हमेशा जो वो चिंतित रहते हैं कि आगे वो भविष्य में क्या करेंगे, नौकरी की तैयारी करना है, पैसा कमाना है, तो वो चीज़ को लेकर जो है हमेशा वो चिंतित रहते हैं। इसके अलावा किशोरावस्था में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों में आपका नेतृत्व की भावना देखने को मिलेगी, सहयोग की भावना देखने को मिलेगी, सद्भावना का विकास आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ विशेषताएं थी किशोरावस्था के दौरान बच्चों में। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, और ये आपका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। आपने एक चीज़ अक्सर देखा होगा, अपने घर परिवार में भी देखा होगा कि पिता का जो झुकाव है, ठीक है, बच्ची का जो झुकाव है, कहने का मतलब यानी कि एक आप लोग अगर भाई बहन हैं तो आपको पता होगा कि जो बहन होती है ना, उनका जो झुकाव है वो पिता के प्रति ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बच्चे का झुकाव अपने पिता के प्रति होता है, और माँ के प्रति जो प्रतिस्पर्धा होता है, यानी कि माँ से जो उनका मतलब ज़्यादा बनता नहीं है। ऐसे समझिए कि माता से जो उनका ज़्यादा बनता नहीं है और पिता से ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो ये जो गुण है वो आपका किसके कारण होता है? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। तो यही चीज़ पूछा जाता है अक्सर कि बच्चे का झुकाव अपने पिता के प्रति होता है या किस कारण होता है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो पुत्र का झुकाव होता है वो अपनी माता के प्रति ज़्यादा होता है। पुत्र का झुकाव अपनी माता के प्रति ज़्यादा होता है और पिताजी से उतना जो है वो बनता नहीं है। तो ये जो रीजन है इसके पीछे वो है आपका एडिपस ग्रंथि, ठीक है। एडिपस ग्रंथि के कारण ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपका इस सिद्धांत से लिया गया है, यानी कि फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से लिया गया है। हालांकि इस सिद्धांत को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बस इसी के अंतर्गत जो आपका 2 पॉइंट है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यह फ्राइड के मनोसामाजिक विकास की फॉलिक अवस्था 3 से 6 वर्ष का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथि के कारण होता है, ओके।
चलिए अब यहाँ पे एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बताया कि 7 अवस्थाओं में बांटा जाता है मानव जीवन को, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 4 अवस्था के बारे में पढ़ना है। पहला आपका गर्भावस्था, जो कि आपका कंसेप्शन टू बर्थ चलता है, यानी कि गर्भाधारण से जन्म तक चलता है। उसके अलावा आपका है शिशुअवस्था, जो कि 0 से 6 साल तक। बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक। किशोरावस्था 12 से 18 साल तक। विकास का सबसे तीव्र चरण आपका होता है, ठीक है। विशेषकर भ्रूणावस्था में 3 परतें आपको देखने को मिलता है एम्ब्रियो में, एक्टो, मीसो, एंडो, ठीक है। शिशुअवस्था में अगर बात करें तो यहाँ पे आत्म प्रेम की भावना होती है, खिलौने की आयु है, अनुकरण से सीखते हैं बच्चे। अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को, गैंग एज कहा जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। किशोरावस्था में बच्चों में नेतृत्व गुणों का विकास होता है। स्वतंत्रता की इच्छा के लिए हमेशा विद्रोह करते हैं, यानी कि हमेशा वो बच्चे जो वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके कामों में कोई रोक टोक ना करे। इसी कारण से हमेशा उनके पेरेंट के बीच जो मतभेद रहता है, उनके विचारों के बीच मतभेद देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इसका रिवीजन था। तो देखिए पहला सवाल है हमारा कि दिवा स्वप्नों में खोए रहना प्रमुख लक्षण है, यानी कि डे ड्रीमिंग का गुण किसमें पाया जाता है? वयस्क अवस्था में, किशोरावस्था का, बाल्यावस्था का, शिशुअवस्था का। तो आपको पता होगा क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बताया है। किशोरावस्था का ये आपका जो विशेषता है। ओके, सेकंड सवाल, निम्नलिखित में से किस काल को गैंग स्टेज कहा जाता है? गैंग अवस्था यानी कि ग्रोह अवस्था कहा जाता है, यानी कि बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो ये आपका है बाल्यावस्था का। बाल्यावस्था में बच्चे जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। आगे आपका स्वमोह अथवा आत्ममोह लक्षण है, यानी कि बच्चे खुद से प्रेम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा? शिशुअवस्था में। ओके, सभी चीज़ के बारे में मैंने आपको बता रखा है। जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड। यूनिक पीरियड किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। ओके, पांचवा सवाल, संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रमुख लक्षण है। तो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है ये आपका जो है बाल्यावस्था का प्रमुख लक्षण है। आगे अगर देखते हैं मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में होता है? तर्क का प्रारंभ यानी कि वो लोग जब वो लॉजिकली थिंक करने लगता है, सोचने लगता है। तो यहाँ पे ये जो इसका जो प्रारंभ है वो आपका अच्छे से अगर बात करें तो देखिए किशोरावस्था के दौरान देखने को मिलता है। हालांकि इसका जो जवाब है ना आपको अलग अलग किताब में थोड़ा सा अलग देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि जब बच्चा यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था में होता है, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में होता है, 10 से 12 साल की जब अवस्था होती है, तो उस टाइम ही आपको यहाँ पे जो वो हल्का हल्का जो वो बच्चे जो वो कहें तो लॉजिकल थिंकिंग अपनाने लगते हैं, यानी कि सोच विचार जो वो करने लगते हैं, लॉजिकल थिंकिंग उनमें डेवलप हो जाता है। तो इसलिए कहीं कहीं पे आपको बाल्यावस्था भी सही देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन अगर ठीक तरीके से बात किया जाए तो सबसे अच्छा जो यहाँ पे आपका मानव चिंतन में तर्क, ठीक है, तो तर्क का जो विकास है वो सबसे अच्छे तरीके से आपका किशोरावस्था के दौरान ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको किताब में हो सकता है इसका आंसर अलग अलग देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पे सटीक आंसर किशोरावस्था सही होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सिगमंड फ्राइड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव निम्न में से किस ग्रंथि के कारण होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि पुत्री का पिता के प्रति झुकाव, तो ये आपका इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्राइड के मतानुसार निम्न में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है? तो ये आपका एडिपस, ठीक है, एडिपस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से किसके प्रति होता है? तो बाल्यावस्था में बालक का जो झुकाव है वो आपका जो है समूह के प्रति ज़्यादातर देखने को मिलता है, अपने ग्रुप के प्रति। ओके, आगे देखिए, बालक में नेतृत्व गुणों का विकास निम्न में से किस विकास की अवस्था में होता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आसान सवाल है, इसका जवाब मैंने बता रखा है। इसके अलावा सवाल नंबर 11 आप देखिए, युवा किशोर अपने डैश को अभिव्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं, ठीक है। बाहरी अनुशासन थोपा गया, सृजनात्मकता, स्वतंत्रता की इच्छा, व्यक्तिगत अपर्याप्तता। तो ये जो सवाल है आपका 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में, 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। दोनों साल सेम सवाल पूछा गया है, तो इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दी गई है वो सभी चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा, कोई भी सवाल होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजनिंग का ऑलमोस्ट सभी क्लासेस कंप्लीट हो चुका है।
प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे सभी क्लासेस जो है आपका अपलोड किया जा रहा है, तो वहाँ से भी आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के बाकी सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, देखिए वैसे स्टूडेंट जो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, वे लोगों के लिए यहाँ पे प्राइवेट स्टडी ग्रुप बनाया गया है, जहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। सभी क्लासेस के नोट्स आपको देखने को मिल जाता है, प्रैक्टिस सीट आपको देखने को मिल जाता है, और डेली आपको जो टॉपिक वाइज टेस्ट देखने को मिल जाता है। सभी चीज़ आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लासेस जो आपको यूट्यूब में ही देखने को मिल रहा है और मिलेगा, लेकिन यहाँ पे केवल जो है आपको नोट्स वगैरह देखने को मिलेगा, डेली टेस्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे टेस्ट की जो खासियत है वो आपका यही है कि सभी को रैंक दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे डेली आपको टारगेट दिया जाएगा, उसी बेसिस पे आपको पढ़ना होता है। क्लासेस, वीडियो लेक्चर वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, एमसीक्यू दिया जाएगा, आपको तैयारी करना है और डेली शाम में टेस्ट देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे तैयारी चलती है। तो जो भी इच्छुक स्टूडेंट है वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप यहाँ पे बनाया गया है, एक है आपका पूरा कंप्लीट कोर्स के लिए और एक है आपका ओनली टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स केवल टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली टॉपिक वाइज थ्योरी का नोट्स मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा, इसके अलावा डेली आपका जो प्रैक्टिस वगैरह कराया जाता है। ठीक है, तो कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो आपको जो टेलीग्राम में मैसेज करना है। यूजर नेम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि @RKM_official। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग मैसेज कीजिएगा। कुछ फीस यहाँ पे तय किया गया है, फीस पेमेंट करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ऐड हैं और कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, डेली टेस्ट दे रहे हैं और अपना जो मार्क्स है वो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए क्लास में।